गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में मैं बीएफ स्किनर के बारे में चर्चा करूंगा। यह वीडियो यह क्लास उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो बीटीसी, बीएड या टीचिंग से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, दे रहे हैं। उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर भी अधिगम के बारे में बात करते हैं, स्किनर के संबंधित एक दो क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्किनर का अधिगम सिद्धांत है। स्किनर का अधिगम सिद्धांत में क्या क्या तथ्य हैं, क्या क्या इनके टर्मोलॉजी है और यह सिद्धांत कब कैसे शुरुआत किया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बीएफ स्किनर के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, सबसे पहला पॉइंट यही है। तो बीएफ स्किनर के कई नाम से जाना जाता है, लेकिन आपको एक नाम याद करना पड़ेगा जो ज़्यादातर पूछा जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो आपका जवाब होगा कि स्किनर ने, बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत दिया। अब बीएफ स्किनर एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। अब इनका पूर्ण नाम क्या है कि बीएफ स्किनर का पूरा नाम बहुरम फ्रेडरिक स्किनर यानी बीएफ स्किनर से जाने जाते हैं। यह अमेरिका के एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। इनके दो बुक बहुत ही प्रचलित है। ऐसे बुक उन्होंने बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन ये दो बुक आपको माइंड में रखना पड़ेगा। कौन कौन सी? पहला पुस्तक है कि साइंस इज़ ह्यूमन बिहेवियर, द साइंस इज़ ह्यूमन बिहेवियर। इस बुक को एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये दोनों बुक आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यह सिद्धांत द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म में संबंधित है, ठीक। और इसके बाद इसमें क्या है, इसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत में क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत क्या है, इसके बारे में जानते हैं हम। अब इसके सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत क्या है? क्रिया, यहाँ पर है क्रिया, अर्थात यहाँ पर है कि क्रिया प्रधान है, क्रिया करके व्यवहार किया जाता है। जिस सिद्धांत में क्रिया करके व्यवहार करते हैं, क्रिया करके हम सीखते हैं, उसे हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। आगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं आपको क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत क्या है या क्रिया प्रसूत क्या है यह समझ में आ गया होगा। फिर भी आगे चलते हैं, देखते हैं। क्रिया प्रसूत व्यवहार, यह व्यवहार जिसमें उद्दीपन की जानकारी नहीं होती है, क्रिया प्रसूत व्यवहार कहलाता है। उद्दीपक की जानकारी नहीं होती है, इसके बारे में और अच्छे से चर्चा करें बाद में, ठीक। लेकिन इसका मेन टॉपिक जो है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि स्किनर का सिद्धांत है अधिगम के किस नियम से आधारित है, या अधिगम के नियम से लिया गया कौन सा सिद्धांत है, जो कौन सा नियम से अधिगम का सिद्धांत स्किनर ने प्रतिपादित किया। तो आपको याद होगा थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 नियम दिए थे, उसमें से तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। और ये प्रभाव का नियम से ही स्किनर का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है। जैसा प्रभाव होगा उससे वह व्यक्ति सीखेगा। इसके बारे में और चर्चा करते हैं, ठीक। कौन कौन सा नियम बताया था वह? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ठीक। अब ये 3 नियम बताए थे और ये प्रभाव का नियम से यह सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, ठीक। इसके बाद चलते हैं, आगे लिखा है इस सिद्धांत में अनुक्रिया तथा इसके बाद मिलने वाला परिणाम को महत्व मिलता है। अर्थात इस सिद्धांत में उद्दीपन का कोई महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि क्रिया को महत्व दिया जाता है, ठीक। इस सिद्धांत में जो है उद्दीपन का कोई विशेष महत्व नहीं होता है, बल्कि क्रिया को महत्व दिया जाता है। और इन्होंने अपना प्रयोग किस पर प्रयोग किया? तो सफ़ेद चूहा और कबूतर पर अपना प्रयोग किया। ऑप्शन में कोई भी हो वह क्लिक करना, ठीक। सफ़ेद चूहा या कबूतर पर। और
इसके उपनाम कई नाम से जाना जाता है। आइए इसके बारे में चर्चा करते। कई नाम से जाना जाता है, क्या क्या है? पहले ही है, फर्स्ट पॉइंट है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। अब क्रिया प्रसूत सिद्धांत क्या है कि आपको मैंने बताया, क्रिया प्रसूत मतलब कि सक्रिय होकर के कोई क्रिया कर रहा है। सक्रिय होकर के अगर कोई क्रिया कर रहा है, क्रिया को प्रधानता दिया जाता है, तो उसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। अनुक्रिया मतलब रिस्पांस और उद्दीपक सिद्धांत। अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, RS सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जबकि पावलोव को यस सिद्धांत, यस बाण से जाना जाता है। थॉर्नडाइक के यस और R सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जबकि स्किनर के सिद्धांत को RS सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। क्यों? अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब तीसरा है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। जो भी कोई क्रिया होकर के कर रहा है, वो कबूतर या चूहा अपने भोजन की प्राप्ति के लिए भी इसके सिद्धांत को हम लोग जानेंगे। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि वह अनुबंधन क्रिया के द्वारा सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है, अनुक्रिया कर रहा है और उसको पुनर्बलन मिल रहा है, इसलिए इसको सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक। और नेक्स्ट है साधनात्मक यानी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनल थ्योरी। इन्होंने IP अर्थात प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन PI प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन की एक विशेष अवधारणा दिया है, जिस आधार पर उनका सिद्धांत इसी पर आधारित है, इसलिए इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। सक्रिय अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत, इसके बारे में हम चर्चा कर लिए हैं। नैमित्तिक अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इस ये क्या है? नैमित्तिक का मतलब यूपी टेट में 1-2 साल पहले पूछा गया था कि नैमित्तिक अनुबंधन क्या है, किसने दिया था? नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत है, स्किनर ने दिया था। नैमित्तिक का मतलब क्या होता है? क्रिया के तुरंत बाद उनको फल प्राप्त हो, यानी उसका प्रभाव तुरंत मिले। क्रिया किया, उसका क्या प्रतिफल हुआ उसको दिखाई दे, उसको प्राप्त हुआ, उसी को नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। और इसके आगे है अधिगम का पुनर्बलन का सिद्धांत। जब क्रिया कोई कर रहा है तो उसके प्रति कोई फल मिल रहा है, जब कोई फल मिल रहा है, उसके प्रति क्रिया का परिणाम मिल रहा है, तो उससे वो प्रभावित होगा, वो और ज़्यादा उसको पुनर्बलन मिलेगा। तो अधिगम में पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? तो स्किनर ने दिया। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अधिगम में पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। ठीक। कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत, कार्य को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्या है कि RS सिद्धांत, RS थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ, चर्चा कर चुका हूँ। R टाइप अनुबंधन भी कहा जाता है। RR सिद्धांत रिस्पॉन्स रिन्फोर्समेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद आइए चर्चा करते हैं इसके सिद्धांत को। ये आपको फिगर में बहुत ज़्यादा जटिलता दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें ज़्यादा इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। हम इस चित्र को ध्यान से देखते हैं। इस चित्र को, कौन सा? ये वाला चित्र है जो है, तो दोनों। अब यहाँ से देखिए, इस कबूतर को देखिए, और ये जो ये कुंजी लिखा है, यहाँ एक लीवर टाइप का है। इसको अगर इस चोंच मारता है, इस पॉइंट पर चोंच मारेगा, इस पॉइंट पर चोंच मारेगा, तो इससे पीछे से जो कि भोजन है, पीछे यहाँ भोजन की खिड़की जो लिखा है, यहाँ पर भोजन की खिड़की है, यहाँ पर चोंच मारेगा तो पीछे से खाना उसको वहाँ से मिल जाएगा। अर्थात वो खाना वो दिख नहीं रहा, उसको दिखाई नहीं दे रहा है। पहले प्रथम कार्य क्या किया है? वह प्रथम क्रिया किया है, यहाँ पर चोंच मारा है, अपने चोंच को यहाँ पर उस लीवर को दबाया है। अब उस कुंजी को दबाने के बाद उसको इनडायरेक्ट रूप में भोजन प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर है, इसको चोंच मारा है, तो इस सब प्रोसेस होने के बाद आपको यहाँ से भोजन इस नलिका में मिलता है, और यहाँ भोजन पात्र है, यहाँ से मिल करके यहाँ इसको
यहाँ पर भोजन आ जाता है प्राप्त। यहाँ चोंच मारता है, यहाँ चोंच मारा, फिर यहाँ पर भोजन प्राप्त हो गया। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पहले क्या किया है, पहले उद्दीपक को देखा है, स्टिमुलस को देखा है कि पहले कार्य किया है। तो हम लोग यह जान रहे हैं कि पहले यह कार्य किया है। क्या किया है? क्रिया किया है, रिस्पांस किया है, आर किया। अब उसके बाद रिस्पांस किया है, आर हुआ है। अब उसके बाद उसको पीछे से आप उसको भोजन प्राप्त हुआ है, तो भोजन एक स्टिमुलस हुआ है। तो इस सिद्धांत को आरएस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आरएस सिद्धांत किसने दिया है? बीएफ स्किनर ने आरएस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यह कबूतर पर अपना प्रयोग किया था, चूहे पर भी अपना प्रयोग किया था। अब आरएस सिद्धांत इसलिए कहा गया है क्योंकि पहले यह क्रिया किया है। क्रिया का मतलब ये हुआ कि वह पहले उद्दीपक को, यहाँ पर पीछे है उद्दीपक, पीछे है, इसके पीछे है। ठीक, तो यहाँ पर उद्दीपक है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, और वह इसको चोंच मारा है, तब उसको प्रतिफल उसको मिला है क्या? भोजन के रूप में कोई गोली मिला है, खाना मिला है। तो उसको एक रिन्फोर्समेंट मिला है, एक प्रेरणा मिली है कि हम और काम करते जाएं, और काम करें, उसका हमें प्रभाव मिल रहा है अच्छा, तो हम और काम करते जाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि इस क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का क्या अर्थ है। अब कुल मिला के एक लाइन में हम आपको समझा दिए हैं कि इसका टोटल मिला के अर्थ हुआ है कि क्रिया प्रधान होनी चाहिए। अब आइए इसको पढ़ते हैं। स्किनर क्रियाओं पर जोर देते हैं, इसलिए इस सिद्धांत का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। वही हमने आपको चर्चा कर लिया है, उस फिगर के माध्यम से हमने आपको चर्चा कर दिया है। अर्थात यहाँ है कि क्रियाओं को ध्यान दिया जाता है, क्रिया को ध्यान देते हैं, इसलिए स्किनर के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। पहले क्रिया किया जाता है, फिर उद्दीपक को बाद में देखता है। और यहाँ पर देखिए, स्किनर के सिद्धांत में उद्दीपक का महत्व नहीं होता है। सही बात, उद्दीपक का कहाँ महत्व होता है? इस फिगर में आप लोग देखेंगे तो उद्दीपक जो भोजन है ये तो पर्दे के पीछे है, ये तो पर्दे के पीछे है। ठीक, वो उद्दीपक को, स्टिमुलस को नहीं देख रहा है। ये तो दीवार पड़ी है, यहाँ पर दीवार है, यहाँ दीवार है, और दीवार के पीछे खाना है रखा। अब इसको वो नहीं देख रहा है। ठीक, अब पहले वो क्रिया यहाँ पर कर ले रहा, पहले क्रिया करेगा। यहाँ पर जो खाना इसके आगे पीछे है उसको मतलब कुछ नहीं, वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बस यहाँ पर एक है कि कुंजी दिखाई दे रहा है, उसी पर चोंच मारेगा और उसको इनडायरेक्ट रूप में यहाँ से चोंच मारने के बाद ऐसे खाना उसको प्राप्त हो जाता है। ठीक, यही तो है। तो पहले क्रिया किया है, तो यही इन्होंने बताया था। ठीक, अब आगे क्या है, आगे देखते हैं क्या है। स्किनर के सिद्धांत में उद्दीपक का महत्व नहीं है और न ही उद्दीपक दिखाई देता है। स्किनर के सिद्धांत में पुनर्बलन पर अधिक महत्व दिया गया है। पुनर्बलन पर इन्होंने अधिक महत्व दिया है, इसलिए स्किनर के सिद्धांत सक्रिय और पुनर्बलन पर आधारित है। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? अधिगम में पुनर्बलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो बीएफ स्किनर ने इसकी अवधारणा जरूर दिया है। ठीक, लेकिन पुनर्बलन का सिद्धांत किसका है? हल का है, याद रखना, हल भी है, आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक, बीएफ स्किनर ने इसकी अवधारणा दिया था। ठीक, का पुनर्बलन की। अब आगे क्या है, इनका प्रयोग है, जो कि इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? चूहे पर किया था। ये हमने बता दिया है, इसके चूहे पर किया था 1938 में। ठीक है, वहीं इसमें बहुत ज़्यादा वही चीज़ें कबूतर कहीं हैं, इसमें पढ़ने की आवश्यकता है, आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स में है, आपको दिया गया है। और 48 में फिर वही दोबारा उन्होंने अपना स्किनर ने कबूतर पर प्रयोग किया है। और एक कोटेशन यहाँ पर मिलता है, हमको ध्यान में आ रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। इन्होंने आपको याद रखना है कि ये क्रिया प्रधान होती है। तो देखो यहाँ पर जो ग्रीन कलर है, व्यवहार की पुनरावृत्ति व परिमार्जन उसके परिणामों द्वारा निर्देशित होती है। परिणाम मतलब जैसा वो क्रिया करेगा, क्रिया में सफल होगा तो उसके व्यवहार में पॉजिटिव आएगा, उसका व्यवहार अच्छा से वह व्यवहार करेगा। आप कोई भी परीक्षा कर रहे हैं, 2 बार 3 बार 4 बार अगर लगातार फेल होते जा रहे हैं तो आपको उस एग्ज़ाम को देने की इच्छा नहीं होगी। ठीक, अगर आपका रिस्पांस यानी प्रभाव खराब जा रहा है, अच्छा नहीं जा रहा है, तो आप इस काम को नहीं करना चाहेंगे, आपका व्यवहार इसके प्रति निगेटिव होगा।
अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप एक बार में ही इसको क्वालिफाई कर जा रहे हैं, तो उससे बड़ा एग्ज़ाम देंगे, उसको भी क्वालिफाई कर जाएंगे, उससे बड़ा एग्ज़ाम दें, क्वालिफाई कर जाएंगे। इस तरह से एक श्रृंखला बनती है। ठीक, आप हमेशा सफल होते जाते हैं। ठीक, यानी उसका आपका व्यवहार जो है परिमार्जित होता रहेगा, निर्देशित करेगा आपका रिजल्ट, क्या आपने रिजल्ट किया है उस तरह से आपका व्यवहार परिमार्जित होता रहेगा। ठीक, इसमें और ज़्यादा नहीं। और स्किनर द्वारा पुनर्बलन पर जोर दिया गया। याद रखना, स्किनर ने पुनर्बलन की अवधारणा दी है। इन्होंने अपने अधिगम के सिद्धांत में बताया कि पुनर्बलन के द्वारा अधिगम की गति को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आगे क्या लिखा है, प्रयोग के आधार पर स्किनर ने एक बात और भी बताई। उन्होंने बताया कि जैसे लीवर में चूहा का पैर पड़ता है और भोजन की प्राप्ति होती है तो उसे पुनर्बलन मिलता है। जैसे कि कबूतर ने चोंच मारा लीवर पर और उसे इनडायरेक्ट रूप में भोजन प्राप्त हुआ, तो भोजन क्या है, वह पुनर्बलन का काम करता है उसके लिए। अगर भूख लगी है तो कार्य कर रहा है, कार्य करेगा, उसको कार्य अच्छा लगा, कार्य किया, उसका प्रभाव आया, एक बार कार्य किया, एक टुकड़ा भोजन का मिला, फिर एक बार और किया, एक टुकड़ा और मिला, तो उसका मतलब क्या हुआ, कार्य को प्रभाव उसका अच्छा जा रहा है, तो उसको पुनर्बलन मिल रहा है, पॉजिटिव पुनर्बलन मिल रहा है, तो उस काम को और ज़्यादा करेगा। ठीक, इन्होंने ये बताया। और इस प्रकार वह जान जाता है कि लीवर में पैर पड़ने से या दबाने से या चोंच मारने से उसे भोजन प्राप्त होता है और पुनर्बलन मिलता है। इसके माध्यम से वह दीवार पर बार बार पैर मारता है या फिर चोंच मारता है। वह सीख जाता है यह प्रक्रिया। और उसको भूख लगेगी तो वह बार बार इधर उधर के नहीं, बल्कि वह डायरेक्ट चोंच मारेगा और भोजन को प्राप्त कर लेगा। इससे वह सीख भी जाता है और पुनर्बलन को उसको मिलता जाता है, जिससे वह प्रोत्साहित भी होता है। और नेक्स्ट क्या है, आगे देखिए, इस प्रकार प्रयोग के आधार पर स्किनर ने शिक्षा जगत में पुनर्बलन का जन्म दिया। ठीक, इस पुनर्बलन को जन्म देने वाले कौन है सबसे पहले, तो स्किनर जी है। स्किनर ने उसके बाद बताया कि पुनर्बलन का जन्म दिया, लेकिन पुनर्बलन कितने प्रकार के होते हैं, आप पुनर्बलन कितने प्रकार के होते हैं, उन्होंने बताया पुनर्बलन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अब कौन कौन से पुनर्बलन है, तो सतत पुनर्बलन है, निश्चित अंतराल पुनर्बलन है, निश्चित अनुपात पुनर्बलन है, परिवर्तनशील पुनर्बलन है। अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे प्रभावी और सबसे कम प्रभावी पुनर्बलन कौन से है, तो आपको यहाँ पर माइंड में होना चाहिए। सबसे कम प्रभावी सतत पुनर्बलन सबसे कम प्रभावी माना जाता है। सबसे कम प्रभावी पुनर्बलन कौन सा है, सतत पुनर्बलन। ये पुनर्बलन जो है फर्स्ट पॉइंट का सबसे कम पुनर्बलन है। और सबसे ज़्यादा पुनर्बलन कौन सा है, सबसे ज़्यादा प्रभावी पुनर्बलन कौन सा है, परिवर्तनशील पुनर्बलन। ठीक, अब ये कैसे है, इसको ध्यान से समझना है, याद करना है तो कर लीजिए, नहीं तो समझना है तो समझिए। पुनर्बलन 2 प्रकार के होते हैं, सतत और असतत। स्किनर का मानना था कि क्रिया करते रहना चाहिए तथा क्रिया के तुरंत बाद बालक को पुनर्बलन देना चाहिए, क्योंकि पुनर्बलन करने की क्रिया की गति को तीव्रता प्रदान करता है, तुरंत देना चाहिए। हाँ, क्रिया के अनुसार सकारात्मक नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए, क्योंकि देर करने से उसका प्रभाव कम हो जाता है। अगर कोई अच्छा काम बच्चा कर रहा है, उसी ड्यूरेशन में उसी समय उसको पुनर्बलन दे देना चाहिए, नहीं तो वो भूल जाता है कि हाँ ये हमको किस लिए दिया गया है, और उसे प्रेजेंट टाइम सबके सामने देंगे तो उसको प्रोत्साहन मिलेगा, एक अंदर से पॉजिटिवनेस आएगा और उसको कार्य करने के लिए अच्छा तत्पर रहेगा वह। ठीक, इतना हुआ आपका, इतना बहुत है इस सिद्धांत में, स्किनर के सिद्धांत इसमें बहुत है। और आगे स्किनर ने प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन की बात किया है, अभिक्रमिक अनुदेशन से संबंधित है। एग्जाम में आता है कि अभिक्रमिक अनुदेशन क्या है, अभिक्रमिक अनुदेशन की अवधारणा किसने दिया है, तो BF स्किनर ने ही अभिक्रमिक अनुदेशन के बारे में बात किया है। ठीक, अब ये क्या है, ये BF स्किनर ने ये अभिक्रमिक अनुदेशन की बात किया है और इसके जनक भी माने जाते हैं। किसके, BF स्किनर ने क्या है, इसके अभिक्रमिक अनुदेशन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के बारे में बात किया है। इसमें क्या होता है कि ज्ञान को छोटे छोटे पदों में विभाजित करके छात्र तक पहुंचता है।
तो यही अभिक्रमिक अनुदेशन कहलाता है। किसी भी ज्ञान को छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया जाता है और उस छोटे छोटे पार्ट को बच्चा पढ़ करके अपना फीडबैक, अपना पुनर्भरण प्राप्त करता है। इसी प्रक्रिया को अभिक्रमिक अनुदेशन कहें। कौन? ये BF स्किनर ने। और यह एक मशीन है, ये एक तरह से इंस्ट्रक्शन है, एक निर्देशन है, आपको निर्देश इसमें दिया जाता है। ठीक, आपको इतना बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, बस इतना जान देना है कि हाँ PI किसका अवधारणा कौन दिया है, तो BF स्किनर के है। किसने? सिडनी एल प्रेसी, एक शिक्षण मशीन सबसे पहले इन्होंने बनाया था। इसकी सहायता से, सिडनी एल प्रेसी की सहायता से प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन दिया गया। ठीक, इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, क्यों? क्योंकि ये आपके सिलेबस से बाहर जा रहा है। ठीक, इसमें इतना बहुत है। ठीक, और इसमें आपको शिक्षा की आलोचना, इसमें आलोचना भी कुछ लोगों ने किया है। आलोचना जितने भी रहेंगे, व्यवहारवादी की बात होती है कि यह सिर्फ जानवरों पर प्रैक्टिकल किया गया है, तो हम इसको मनुष्य पर, बच्चों पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, यह कंट्रोल परिस्थिति में, इनका सिद्धांत जो भी था एक कंट्रोल परिस्थिति में किया गया है। हमारे बच्चे जो भी होते हैं कंट्रोल परिस्थिति में होंगे नहीं होंगे वो अलग बात है, लेकिन जानवरों पर है तो हम अपने बच्चों पर कैसे कर पाएंगे। इसलिए इस सिद्धांत का आलोचना किया गया है और ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। लेकिन यह बच्चों के लिए है। कौन से है इसमें देखते हैं। कुछ शैक्षिक उपयोगिता के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसने बताया कि यह सिद्धांत अभ्यास पर आधारित है, क्रिया पर आधारित है। क्यों? क्योंकि देखिए यह सिद्धांत अभ्यास पर आधारित है, अभिप्रेरणा पर आधारित है। अभिप्रेरणा मिलती है, पुनर्भरण मिलता है। ये मंद गति से सीखने वाले बालकों के लिए बहुत अच्छा है। और यह लक्ष्य को मतलब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को दिखने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत आसानी होता है। और इसमें और क्या करें, एक कौशल को सीखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इसमें पुनर्भरण की बात की जाती है। और रेखीय क्रमांक, एक सिंपल यानी सरल से जटिल की ओर शिक्षण के बारे में बात करते हैं। छोटे छोटे पैकेट में सूचना को देते हैं, उसके बाद बड़े पैकेट में बड़े सूचना को देते हैं, एक क्रम में दिया जाता है। तो ये शैक्षिक उपयोगिता के बारे में बात की, शैक्षिक उपयोगिता ये है। और इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक पर चर्चा करते हैं। ठीक है, ओके।